क्या आप जानते हैं कि हीरा जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है वो एक प्रकार का कार्बन होता है। साथ ही आंखों में लगाने के लिए जिस काजल का हम उपयोग करते हैं वो भी कार्बन होता है। आपकी पेंसिल जिससे आप लिखते हो उसके अंदर का जो ब्लैक वाला अंट होता है वो भी कार्बन से बनता है। और साथ ही लकड़ी को जलाने पर जो कोयला बनता है वो भी एक प्रकार का कार्बन होता है। ये सब क्या है? ये कार्बन के अलग अलग रूप हैं। इनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के 8वें चैप्टर का चौथा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कार्बन के अपर रूप, यानी कि कार्बन के अलग अलग रूप जो प्रकृति में पाए जाते हैं। आप वीडियो की सीरीज को अगर लगातार देख रहे हैं तो आपको याद होगा आज का वीडियो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 3 में हमने IUPAC नेमिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने नेमिंग वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उनको देखिए ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को आपस में रिलेट कर पाएं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कार्बन के अपर रूप। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपर रूप की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, किसी एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में पर्याप्त भिन्न हो अपर रूप कहलाते हैं। यहां पर दिया हुआ है एक ही तत्व। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कार्बन के अपर रूप। तो हमारा तत्व यहां पर क्या हो जाएगा? कार्बन के दो या दो से अधिक रूप। तो कार्बन के रूप मैंने शुरुआत में आपको बताए थे। एक तो हो जाएगा इसका रूप हीरा, ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसका उपयोग काजल में भी किया जाता है, यानी कि इसके कार्बन के दो रूप हो गए, एक हो गया हीरा, एक हो गया काजल, जो गुण धर्मों में पर्याप्त भिन्न हो। तो गुणधर्म आप सबको पता है, हीरे का उपयोग हम किस में करते हैं? गहनों और आभूषणों में, जबकि काजल का उपयोग हम करते हैं आंखों के लिए। यानी कि दोनों एक ही तत्व से बने हैं, एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं, परंतु इनके गुण धर्म अलग अलग हैं। और परिभाषा को अगर फॉलो करें तो परिभाषा के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे? हीरा और काजल कार्बन के अपर रूप। ये मैंने केवल 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे अपरूप कार्बन के प्रकृति में ज्ञात हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि चीजें जब हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनके अध्ययन को आसान करने के लिए हम उनको गुणों के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उनका वर्गीकरण कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उनका अध्ययन आसानी से कर सकें। इस वाले केस में हम कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण करेंगे क्योंकि अपर रूप बहुत ही ज्यादा है और उनका अध्ययन हमें आसानी से करना है। तो कार्बन के अपर रूप को मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला रूप होता है इसका क्रिस्टलीय अपर रूप और उसके बाद में होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात करें क्रिस्टलीय अपर रूप की तो इसमें 3 प्रकार आते हैं। सबसे पहला होता है हीरा, फिर ग्रेफाइट और उसके बाद में फुलरीन। हीरे के बारे में आप सब जानते हैं, आभूषणों में इसका प्रयोग होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर का ब्लैक वाला पार्ट होता है जिसे हम लिखते हैं उसे कहा जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, अंट जो होता है उसे कहा जाता है ग्रेफाइट। उसके बाद में होता है फुलरीन। ये एक प्रकार का अणु होता है जिसमें कार्बन के परमाणु विशेष रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि कार्बन के परमाणु मिल करके फुटबॉल जैसी संरचना बना देते हैं। इस संरचना को कहा जाता है फुलरीन। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं केवल वर्गीकरण आपको यहां पर समझा रहा हूं कार्बन के अपर रूपों का। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें अक्रिस्टलीय की तो उसमें सबसे पहले 2 हैं कोल एंड कोक। ये 2 पत्थरों के नाम हैं। ठीक है, कोल एंड कोक। इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। परसेंटेज जो होता है कार्बन का वो बहुत ही ज्यादा होता है, इस कारण से इन्हें अपर रूपों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है चारकोल। एक होता है कास्ट चारकोल और एक होता है जंतु चारकोल। सबसे पहले हम समझते हैं कि चारकोल होता क्या है। चारकोल का मतलब होता है जलने पर पीछे बचा हुआ अवशेष। जैसे कि लकड़ी को जलाया और लकड़ी के जलाने पर पीछे हमारे पास क्या बचा? कोयला। यानी कि ये क्या हो गया? लकड़ी का अवशेष। और अवशेष मैंने आपको बताया था, अवशेष को कहा जाता है चारकोल। तो लकड़ी को हिंदी में कहा जाता है कास्ट और अवशेष होता है चारकोल। तो ये क्या हो जाएगा? कास्ट चारकोल, यानी कि लकड़ी का अवशेष जिसे हम साधारण भाषा में कोयला कहते हैं।
उसके बाद में सिंपल है, आगे वाला जंतु चारकोल यानी जीव जंतु जो होते हैं उनको जलाया जाता है, तो पीछे जो राख बचती है उसे कहा जाता है जंतु चारकोल। काजल आप सब जानते हैं, आंखों में जो लगाते हैं। और गैस कार्बन क्या होता है उसको समझिए। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जो जमीन से निकाले जाते हैं, उनको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर एक गैस निकलती है जिसे कहा जाता है कार्बन गैस। ठीक है, तो जो जो चीजें आप यहां पर वर्गीकरण में नहीं जानते थे उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। हीरा आभूषणों में, ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर, फुलरिन कार्बन का एक विशेष अणु, कोल एंड कोक पत्थर होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, कास्ट चारकोल यानी कि लकड़ी को जलाने पर अवशेष यानी कि कोयला, जंतु चारकोल यानी कि जीव जंतु जलाने पर अवशेष, काजल जो आंखों में लगाया जाता है, और गैस कार्बन जो पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने पर मुक्त होती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, ये वाला पार्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैंने जो आपको समझाया वो काम की चीज नहीं है। ये चार्ट आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु इसके आगे जब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोल के बारे में हमें आगे नहीं पढ़ना है, कोक के बारे में नहीं पढ़ना, ये जो पार्ट्स है इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, परंतु नाम तो इनके हमें याद होने ही चाहिए। जबकि क्रिस्टलीय अपरूप हमारे सिलेबस में है, यानी कि इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय वाला केवल इतना सा पार्ट हमें याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलीय अपरूप। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है। परिभाषा देखते हैं इसकी। वे अपरूप जिनमें कार्बन परमाणु निश्चित रूप से व्यवस्थित हो, उनकी ज्यामिति और बंध कोण भी निश्चित हो, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। इस परिभाषा को मैं आपको समझाऊंगा, इससे पहले इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। परिभाषा को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर हीरे का। यहां पर हीरे की संरचना आप देख सकते हैं। इसमें परिभाषा पूरी तरह से फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्टलीय अपरूप है, तो ये परिभाषा में जो कुछ भी दे रखा है वो हीरा फॉलो करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कार्बन परमाणु निश्चित रूप से व्यवस्थित हो। तो इस संरचना में आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाले स्पॉट्स हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये सभी कार्बन हैं। आप देख सकते हैं निश्चित संरचना में ये सारे व्यवस्थित हैं। जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये निश्चित संरचना यहां पर बना रहे हैं। और ऐसी की ऐसी संरचना आप यहां पर भी देख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम संरचना यहां पर बन रही है, यानी कि कार्बन परमाणु निश्चित रूप से व्यवस्थित है। फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद में बात आती है कि उनकी ज्यामिति भी निश्चित होनी चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं सभी कार्बन चतुष्फलकीय संरचना बना रहे हैं। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं जिससे आप स्पष्ट रूप से देख पाएं। जैसे कि ये यहां पर मैंने कार्बन इस वाले का एग्जाम्पल लिया है, तो इसकी ज्यामिति आप देखिए, एक बंद यहां पे है, एक बंद यहां पे है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति यहां पर कार्बन क्रिएट कर रहा है। हर एक कार्बन को आप देख सकते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति क्रिएट कर रहा है, यानी कि ज्यामिति भी उसकी निश्चित हो गई, यानी कि दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया जो क्रिस्टलीय अपरूप होने के लिए आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है इसका बंध कोण भी निश्चित होना चाहिए। अब ये ऑब्वियस है कि जब ज्यामिति निश्चित होगी तो बंध कोण भी निश्चित ही होगा। हम जानते हैं चतुष्फलक की जब संरचना बनती है तो उसमें बंध कोण का मान क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि प्रत्येक कार्बन कार्बन बंध जो होगा उसके बीच में कोण का मान होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो तीनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हीरा एक प्रकार का क्रिस्टलीय अपरूप है, क्योंकि उसकी ज्यामिति निश्चित है, उसमें कार्बन परमाणु निश्चित रूप से व्यवस्थित है एंड उसका बंध कोण भी निश्चित है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसकी परिभाषा को मैंने आपको डिटेल में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम इन तीनों अपरूपों के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, इनका उपयोग कहां कहां पर होता है, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीरे से। हीरे के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिसकी मदद से आप अपनी पाठ्य पुस्तक में हीरे से रिलेटेड दिए गए 5 से 7 पॉइंट्स को बिना याद किए लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछ ले कि हीरे के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो आप ओनली फॉर इसकी संरचना से ही वो सारे पॉइंट्स को पिकअप कर सकते हो। तो ट्रिक ये है कि आपको इस संरचना को याद करना है। 2 से 3 बार अगर आप इस संरचना को ड्रॉ करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स को पिकअप करता हूं संरचना को देखकर। यहां पर देखने को मिलता है कि कार्बन कार्बन के बीच बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। पहला पॉइंट हो गया हमारा, कार्बन कार्बन के बीच बंध लंबाई का मान 154 पिकोमीटर होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि हीरे में कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट आप लिख सकते हो कि कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है उसकी प्रकृति सहसंयोजक होती है। संरचना अगर देखें तो आपको यहां पर चतुष्फलकीय संरचना देखने को मिलती है, यानी कि हीरे में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ये हो जाएगा 5वां पॉइंट। सहसंयोजक बंध वाला हो गया चौथा पॉइंट। और इसी के साथ आप लिख सकते हो कि बॉन्ड एंगल का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो 5 पॉइंट्स मैंने सिंपली इस संरचना को देखकर ही लिख लिए हैं। और संक्षिप्त टिप्पणी में 5 पॉइंट काफी होते हैं। तो ओनली फॉर आपको क्या करना है, इस संरचना को एकदम से याद करना है ताकि आप आसानी से उसके बारे में टिप्पणी लिख सको। अब हम पाठ्य पुस्तक में जो पॉइंट्स दिए गए हैं 7-8 पॉइंट्स, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, कि हीरे के अंदर कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होकर दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। यानी कि कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाता है और चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, जो हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दे रखा है कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। इसको याद करना बेहद आसान है। आपको पता है कि जो भी चीज प्योर होती है वो सबसे ज्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो आपको पता है कि हीरा सबसे ज्यादा महंगा आभूषण है। तो हीरा क्या हो जाएगा, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप। ठीक है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। एक जो मान है वो एंगस्ट्रॉन इकाई में दे रखा है, जबकि चित्र के अंदर पिकोमीटर में दे रखा है। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। यानी कि इसको अगर हम पिकोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 154 × 10⁻12 मीटर, कार्बन कार्बन के बीच की दूरी। और यहां पर दे रखा है एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.54 × 10⁻10 मीटर। आपको पता है जब हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 टर्म आ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा 154 × 10⁻12 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वैल्यू आ रही है मीटर में और यहां पर जो वैल्यू आ रही है मीटर में, वो दोनों सेम है। दोनों जगहों पर समान लंबाई दे रखी है, केवल इकाइयों में अंतर है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस वैल्यू को आप याद कर लेना, 1.54 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें से करंट फ्लो नहीं करती। तो चलिए इस पॉइंट के माध्यम से हम चालक और कुचालक का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं, ताकि आगे वाले जब हम अपर रूप पढ़ें तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चालकता किसके कारण होती है, सबसे पहले ये समझिए। कोई भी तत्व या फिर यौगिक मान लीजिए चालक है, तो उसमें जरूर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमेशा विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।
कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। और मान लीजिए ये 4 बंध को क्रिएट कर देता है, यानी कि अन्य परमाणुओं के साथ 4 बंध बना लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर। ऐसे में क्या होगा, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। और बाई चांस मान लीजिए कार्बन इस तरह से बंध बनाता है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो बंधित हो जाते हैं, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त रह जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करेगा, यानी कि वो चालक हो जाएगा। हीरे की स्थिति में आप देखिए कि प्रत्येक कार्बन 4 बंध को बना रहा है। कहीं कहीं पर आप 3 और 2 देख रहे हैं, तो ये 3D की वजह से एक बंध इसके पीछे की ओर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 4 बंध यहां पर कार्बन क्रिएट कर रहा है। तो 4 बंध जब बनाएगा तो चारों इलेक्ट्रॉन बंधित हो जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कुचालक हो जाएगा, क्योंकि चालक होने के लिए एक आध इलेक्ट्रॉन तो फ्री होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो हीरा कुचालक होता है क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आगे हम जब ग्रेफाइट पढ़ेंगे, जो पेंसिल के अंदर का जो अंट होता है वो विद्युत का चालक होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएंगे। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम हीरे के बारे में कुछ और जानकारी को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है। आप यहां पे संरचना में देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अतः ये अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाधिक कठोर, इससे कठोर पदार्थ अभी तक नहीं खोजा गया है। इसकी कठोरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हीरे का उपयोग पत्थर की फैक्ट्रियों में किया जाता है, पत्थर को काटने के लिए, और साथ ही शीशे की फैक्ट्रियों में भी किया जाता है शीशे को काटने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक कठोर पदार्थ होता है। और कोई पदार्थ जितना अधिक कठोर होता है उसको गलाने के लिए उतनी ही अधिक ताप की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जब लोहे को लंबे समय तक गर्म किया जाता है, उसके तापमान को बहुत अधिक बढ़ाया जाता है, तो वो गलित अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से हीरा भी परिवर्तित होना चाहिए, परंतु हीरा तो सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका मतलब हीरे को गलाने के लिए सर्वाधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसका मान होता है 3843 केल्विन, जिसे हीरे का गलनांक कहा जाता है, यानी कि वह ताप जिस पर हीरा गलता है। अधिक क्यों होता है? क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है। बिल्कुल आसान सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में बताया गया है कि हीरा पारदर्शक क्यों होता है और हीरा किससे बनता है। तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हीरा कोयले से बनता है। आपको पता है कोयला कैसे बनता है? जब पेड़ पौधे वगैरह जमीन में दब जाते हैं तो अधिक दाब की वजह से वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ता है, बहुत ही अधिक दबाव पड़ता है जमीन के अंदर, आपको पता है कितना अधिक दबाव होता है, तो वो दबाव पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है, यानी कि कोयला पारदर्शक होकर हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि हीरा किससे बनता है, तो हीरा कोयले से बनता है। कोयले के ऊपर जब बहुत ही अधिक दबाव बनाया जाता है तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कोयले पर उच्च दाब लगाने पर उसको हीरे में बदला जा सकता है, तो क्या हम कृत्रिम रूप से हीरा बना सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है, परंतु उसके लिए जो कंडीशंस सही होती है उसको क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको हम घर पर क्रिएट नहीं कर सकते, ओनली फॉर प्रयोगशालाओं में हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए शुद्ध कार्बन, और उसे हमें देना होगा अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप, जो केवल प्रयोगशालाओं में संभव है। ऐसा करने पर हमारे पास हीरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ हमने हीरे के बारे में 8 पॉइंट्स पढ़े हैं, जो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे और आसानी से याद कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि हीरे का उपयोग हम कहां कहां पर करते हैं। हीरे के सबसे पहले उपयोग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि हीरा चूंकि सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसके कारण इसका उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, कांच को काटने में कटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वो कटर कैसा दिखाई देता है उसको एक बार देख लीजिए। इस कटर के आगे की ओर आप देख सकते हैं एक नुकीला पार्ट है,
ये हीरा है, इसकी मदद से कांच को काटा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। उसी के साथ पत्थरों और चट्टानों को काटने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट थर्ड इसका उपयोग है फोनोग्राम की सुई में। फोनोग्राम क्या होता है, आपने टीवी में कई बार देखा होगा, स्पीकर टाइप लगा होता है, उसके पीछे एक सीडी बनी होती है। ये सीडी इस प्रकार से होती है और उसके ऊपर एक सुई घूमती रहती है। जैसे जैसे ये सुई घूमती है वैसे वैसे गाना बजता है। तो ये जो सुई है वो हीरे की बनी होती है। ठीक है, तो हीरे का एक उपयोग क्या हो गया, फोनोग्राम की सुई में। तो 3 उपयोग बिल्कुल आसान से हैं। एक हो गया कांच को काटने में, एक हो गया चट्टानों और पत्थरों को काटने में, एक हो गया फोनोग्राम की सुई में। तो इसी के साथ हीरे वाला पोर्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि और ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, इसलिए जो ग्रेफाइट और फुलरिन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है आज वो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से कनेक्ट हो पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।